जी हाँ दोस्तों, तो आज लेकर के मैं आया हूं थर्मोडायनामिक्स यानी उष्मागतिकी से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एग्जाम में आने वाली है। चाहे आप एएलपी में फॉर्म डाल रखे हो या टेक्नीशियन में डाल रखे हो या आरपीएफ में, दोस्त थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन तो आते ही हैं। और इससे अगर क्वेश्चन आया तो दोस्त मैं जो बताने जा रहा हूं उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इसी से आएंगे। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, बहुत सारे चैप्टर वाइज मैंने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा हूं, नहीं देखा है तो आप जाकर के पिछला वीडियो भी देख लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं, चेकआउट कर सकते हैं वहां से। तो देखिए, इसको शुरू से अंत तक देखिए। जो लोग टेक्नीशियन में डाल रखे हैं उनके लिए स्पेशल बता रहा हूं कि आपको अगर 40 में 40 मार्क्स चाहिए तो मैंने जितना वीडियो डाल रखा है पूरा जाकर के चेकआउट कीजिए, उसी से आएंगे क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स उसके जो है कितने नियम है वो जान लेते हैं। फिर इसके बाद मैं जो 20 टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूं उसको बताते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में आने वाली है ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले देख लीजिए, समझ लीजिए थर्मोडायनामिक्स में हम लोग चर्चा क्या चीज का करते हैं, किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्त, थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि उष्मा ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसके वर्क के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, उष्मागतिकी के आपको पता है कि कितने नियम होते हैं? तो 4 नियम होते हैं, ये तो पता है ना। कौन कौन सा नियम होता है देख लीजिए। उष्मागतिकी के 4 नियम कौन कौन होता है? शून्यवा का नियम मतलब जीरोथ लॉ जिसको कहते हैं, प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ, द्वितीय नियम सेकेंड लॉ और तृतीय नियम थर्ड लॉ। ये उष्मागतिकी के नियम है। इन चारों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए समझिए पहले जीरोथ लॉ मतलब कि शून्यवा का नियम थर्मोडायनामिक्स का। तो जीरोथ लॉ में होता क्या है पहले देख लीजिए, इस फिगर को देख लीजिए। जीरोथ लॉ में आपको इस फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देख लीजिए, ये जो 2 पिंड है, ठीक है, ये 2 पिंड और ये तीसरा पिंड है। तो ये तीसरा पिंड, ये इसका तापमान जो होगा इसके तापमान के संतुलन में होगा। ठीक है, अगर हुआ तो ये 2 पहले वाली बॉडी जो है अगर इसके तापमान के संतुलन में है तो ये पहले वाली बॉडी का दोनों का तापमान भी क्या होगा, आपस में संतुलन बना रहेगा। ये जीरोथ लॉ कहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर क्या है, बाहर के टेम्परेचर को लेता है, तो डायरेक्ट पारा को थोड़ी चला जाता है उष्मा, डायरेक्ट वो थोड़ी चढ़ जाता है, नहीं, लेकिन उसके बाहरी जो परत होते हैं थर्मामीटर के उसको पहले हीट करता है, फिर थर्मामीटर उसको हीट करके ऊपर चढ़ता है। तो ये थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ का पालन करता है कि बाहरी टेम्परेचर जो संतुलन किसको बना रहा है, अंदर के पारा के संतुलन है। तो ये इसके लॉ पे काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ समझिए। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो दोस्त ये सब जानते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम को देता है, इसी पे आधारित है ये फर्स्ट लॉ। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ये कहता है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि आखिर ऐसा कौन सा है जो सिर्फ ऊर्जा को कन्वर्ट करता है लेकिन निर्माण विनाश नहीं करता है। तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम घर में मोटर चलाते हैं, सपोज दैट, तो घर में मोटर चलाते हैं तो उसमें होता क्या है, घर में अगर मोटर चलाते हैं तो होता क्या है, मोटर तो खुद ऊर्जा उत्पन्न तो नहीं कर रही है ना, वो क्या कर रही है कि विद्युत ऊर्जा को लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि यह ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है, निर्माण विनाश नहीं कर रहा है। तो ये फर्स्ट लॉ को पालन करता है। ठीक है, अब समझ लीजिए थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, यानी द्वितीय नियम जो है सो उसमें समझिए। तो ये थर्मोडायनामिक्स का द्वितीय नियम यही कहता है कि उष्मा का जो प्रवाह होता है हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है या स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक रड है, रड को हम आग पे रख दिए तो वो क्या होगा, आग के पास जो उसका मेन पॉइंट होगा वहां से हीट होना शुरू होगा और हमारी हाथों तक आना शुरू करेगा, यहां तक ये ठंडी है लेकिन इसको भी गर्म करना शुरू करेगा। तो ये थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ यानी कि द्वितीय नियम को परिभाषित करता है। और इसी पे क्या होता है कि एंट्रोपी भी परिभाषित होता है। ठीक है, एंट्रोपी भी इसी के नियम पे परिभाषित होता है।
तो चलिए अब इसके बाद जो है थर्मोडायनामिक्स का फोर्थ लॉ यानी तृतीय नियम समझ लीजिए कि तृतीय नियम कहता क्या है। तो दोस्त थर्मोडायनामिक्स का तृतीय नियम यह कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो पर पहुंचता है या जीरो के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे क्या होता है कि किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी जो है वो स्थिर होता हुआ चला जाता है। ये थर्मोडायनामिक्स का फोर्थ लॉ यानी कि तृतीय नियम है, ठीक है। और ये एंट्रोपी से भी संबंधित है, इसको परम शून्य ताप पर एंट्रोपी को भी परिभाषित करता है, ये कहा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों रूल्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि 20 क्वेश्चन जो आपके लिए हम सेलेक्ट करके लाए हैं दोस्त, उस 20 क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं कि चर्चा करते हैं, समझते हैं उस चीज को कि क्या है क्या नहीं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे कि फर्स्ट में दे दिया है यहाँ क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आरआरबी के एसएससी एग्जाम में पूछा गया है 2014 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता क्या है देख लीजिए, इसमें कहता है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को प्रभाषित करता है। जी हाँ, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम जो है ये एंट्रोपी को प्रभाषित करता है, ये समझना है। तो आपको हम इससे पहले नियम बता दिए हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसमें दे दिया है, शून्य का नियम है, द्वितीय नियम है, प्रथम नियम है या तृतीय नियम है। तो मैंने आपको चारों नियम बता दिया है दोस्तों। तो इसमें एंट्रोपी का कौन सा नियम पालन करता है आप समझिए, नहीं है तो वीडियो को पीछे भगा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। आंसर जो है दोस्त ये होगा सेकेंड नंबर, क्या है कि द्वितीय नियम एंट्रोपी को प्रभाषित करता है। मैंने क्या बताया द्वितीय नियम, द्वितीय नियम मतलब कि थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ है, जीरो से शुरू होता है, तो ये थर्ड लॉ है, कहने का द्वितीय नियम है, समझिए इस चीज को। तो थर्ड लॉ में क्या कहा गया था कि ये एंट्रोपी के बारे में कहा गया था कि गर्म जो होता है पदार्थ, उससे ठंडी पदार्थ जो होता है उसके ओर जो है ऊष्मा स्थानांतरित होता है, और ये एंट्रोपी को भी परिभाषित करता है। मैंने यही तो बताया है। तो दोस्त ये सेकेंड नंबर मेरा क्या है कि ऑप्शन सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्त जो है सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे देखिएगा दे दिया है कि ऊष्मा, ठीक है, संतुलन क्या है, यानी कि हीट बजट, हीट बजट क्या है ये समझना है। तो दोस्त पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर समझते हैं। हीट बजट देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी के एनटीपीसी में ये क्वेश्चन डाला गया था, ठीक है। कब डाला गया? 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझ लीजिए कि हीट बजट होता क्या है, ठीक है, ऊष्मा संतुलन होता क्या है। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है फर्स्ट नंबर पे देखिएगा कि सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा, सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बीच संबंध होता है, क्या ये है? या दूसरा दे दिया है कि सौर विकिरण से संबंधित है, या तीसरा दे दिया है कि पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित किया जाता है और विकिरण के रूप में जो बाहर जाता है उसके बीच संबंध है, या चौथा दे दिया है कि स्थलीय विकिरण है, क्या है। तो दोस्त हीट बजट समझिए, हीट बजट क्या है कि आपका जो है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको हम बताते हैं कि थर्ड नंबर ऐसे कैसे करेक्ट होगा, समझिए इस चीज को। आपको समझना है ये है कि देखिए जैसे पृथ्वी क्या करता है कि सूर्य से जो प्रकाश आती है तो उसको क्या करते हैं कि अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है बहुत सारे ऊष्मा को, और उसके बाद जो है क्या होती है कि विकिरण, कुछ विकिरण को भी रिफ्लेक्ट कर देती है, विकिरण को बाहर जाने देती है। तो ये हीट बजट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसलिए ये जो है करेक्ट मेरा थर्ड नंबर है, ठीक है। इसमें क्या होता है समझिए इस चीज को कि ऊष्मा तो ऑब्जर्व किया, उसके बाद जो है ये उसको कुछ रिफ्लेक्ट किया, तो ये दोनों में आपस में क्या होता है कि बाहरी संतुलन बना करके रखता है, और इसी को तो हम जो है हीट बजट कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है, छुड़िएगा मत, शुरू से अंत तक के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें थर्ड नंबर दे दिया है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा विद्युतीय उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, ठीक है, तापन नियम पर आधारित नहीं है, ये कह दिया है। तो देख लीजिए पूछा गया है, एनटीपीसी वाले एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन पे देख लीजिएगा। ऑप्शन पहला दे दिया है इलेक्ट्रिक केटल, दूसरा विद्युत जो है प्लग एवं स्विच, तीसरा दे दिया है इलेक्ट्रिक प्लग, और चौथा दे दिया है आपका नहीं, तीसरा इलेक्ट्रिक आयरन है, चौथा दे दिया है विद्युत परिपथ में, ठीक है, प्रयुक्त फ्यूज। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा मेरा ऑप्शन सही होगा। इसमें कहता है कि विद्युत तापन यानी उपकरण जूल जो है कि तापन नियम पर आधारित नहीं है, तापन नियम का फॉलो नहीं करता है, ये जानना है मुझे। तो पहले तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक केटल जो है ऑप्शन में, तो इलेक्ट्रिक केटल हीट होता है और तापन नियम का पालन भी करता है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए विद्युत प्लग और जो है एवं स्विच, तो विद्युत प्लग एवं स्विच
क्या वो हीट होता है, ऊष्मा नियम का पालन करता है? नहीं करता है दोस्तों। ये मेरा बी नंबर क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन कहता है वो भी ऊष्मा गतिकी का पालन करता है, ठीक है। और विद्युत परिपथ में फ्यूज लगा होता है वो भी तो कभी कभी टूट जाता है ज्यादा हीट होने पे, वो भी पालन करता है। तो आपका जो है इलेक्ट्रिक केटल, विद्युत आयरन और विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज, ये तीनों क्या करता है कि तापन जूल का जो है क्या है कि नियम का पालन करता है, लेकिन विद्युत प्लग और स्विच जो है ये पालन नहीं करता है, ठीक है। समझिए इस चीज को। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख दिया है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। ये समझना है कि गर्मी जो होता है वो सीधे डैश से संदर्भित नहीं होता है, किससे संदर्भित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका पहला दे दिया है कि थर्मल ऊर्जा का मापन से नहीं है, दूसरा अणुओं की गति से नहीं है, तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से स्थानांतरण नहीं है, या चौथा आपको दे दिया है कि पदार्थ के थर्मोडायनामिक्स के गुण से। तो दोस्त इसमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। देखिए इसमें पूछा गया है, आरआरबी के एनटीपीसी वाले एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में भी दे दे, कभी कभी क्वेश्चन तो रिपीट ही कर देता है ये। तो चलिए इसको समझते हैं कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होता है, सीधे संदर्भित नहीं होता है, किससे नहीं होता है? तो ये फर्स्ट मेरा ऑप्शन सही है कि वो थर्मल ऊर्जा को क्या मापन जो होता है उससे संदर्भित नहीं होता है। थर्मल होता है ना, वो ज्यादा हीट नहीं होने देता है। बाकी अणुओं की गति, हीट होगा अणु की गति बढ़ेगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग, ये भी हीट जितना होगा उतना चुंबकीय तरंग क्या होगा कि माध्यम से उसका जो स्थानांतरण होता रहेगा, कम हीट होगा कम होगा। पदार्थ के थर्मोडायनामिक्स का गुण, थर्मोडायनामिक्स तो ऊष्मागतिकी ये तो होगा ही, लेकिन थर्मल ऊर्जा का मापन जो होता है वो नहीं होता है। थर्मल तो ऊर्जा को, ऊष्मा को क्या करता है कि रोकने का काम करता है, तो ये नहीं होता है। तो इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है। स्थिर अवस्था में कहता है ऊष्मा का प्रवाह का तात्पर्य। एलपी में क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी के, देख लीजिए एलपी एंड टेक्नीशियन। उस समय तो एलपी टेक्नीशियन साथ में एग्जाम होता था ना, अब ना अलग अलग कर दिया कि एलपी का अलग टेक्नीशियन का अलग, पहले साथ में होता था एग्जाम, ठीक है। तो इसमें कहता है स्थिर अवस्था में कह रहा है कि ऊष्मा का प्रवाह का तात्पर्य क्या है। अब ये समझ लीजिए इस चीज को, इसको समझिएगा क्वेश्चन को। स्थिर अवस्था में कहता है ऊष्मा के प्रवाह का तात्पर्य कहता है, ठीक है। तो समझिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन मेरा दे दिया फर्स्ट नंबर में, देखिएगा कि ऊष्मा प्रवाह नगण्य होगा। दूसरा दे दिया है कि दो बॉडी, ठीक है, दो बॉडी के बीच तापांतर यानी तापों में अंतर होगा। तीसरा दे दिया है, देख लीजिएगा कि ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो, ये। या चौथा दे दिया है इसमें कि बॉडी का तापन समान दर से बढ़े, ये है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट जो होगा, उसके बाद डिस्कस करके आपको समझाते हैं कि क्या कैसे होगा। तो ये सी नंबर जो मेरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि ऊष्मा दर की प्रवाह स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। अब समझिए इस चीज को, ठीक है, कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्थिर प्रवाह में होता क्या है कि जैसे स्थिर प्रवाह में ऊष्मा का प्रवाह होने का मतलब क्या है कि किसी बिंदु से अगर ऊष्मा गुजर रहा है तो उसके गति, दाब, घनत्व, तापमान समय के साथ न बदले, तब स्थिर अवस्था है। समझ रहे हैं? ऊष्मा प्रवाह किया जाए लेकिन उसमें क्या हो, गति, दाब, घनत्व, तापमान के साथ न बदले, तो ये स्थिर अवस्था है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये समय के साथ बदल रहा है तो अस्थिर अवस्था है। ऊष्मा प्रवाह करेंगे, समय के साथ बदल रहा है, अस्थिर है। ये सभी चीजें अगर बदल रहा है और नहीं बदल रहा है, गति, दाब, घनत्व, तापमान समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो स्थिर अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह है। इस चीज को समझिए, ठीक है। तो ये इसलिए जो है मेरा क्या है कि थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि ऊष्मा की प्रवाह की दर स्थिर हो या प्रवाह के समय जो है समय पर आधारित ना हो, ये चीजें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्त इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक के देखिएगा, समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपको भी दिया जा सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम यह बताता है, क्या बताता है? जीरोथ लॉ। आपको हम बता दिए हैं शुरू में 4 नियम, उसी में से आपका ये क्वेश्चन दे दिया है कि जीरोथ लॉ क्या बताता है। देख लीजिए, जेईई के एग्जाम में पूछा गया है ये,
2014 में एक तो येलो पेपर में, एक ग्रीन पेपर और जो है रेड पेपर, दोनों में पूछा गया है। जेई का एग्जाम होता है तो इसी होता है, पेपर का कलर दे दिया जाता है कि रेड पेपर, येलो पेपर, ग्रीन पेपर, ठीक है, उसी से उसका जेई का पेपर का नाम दिया जाता है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है अब की बार कंपटीशन टफ है, आप लोगों को भी दिया जा सकता है। चलिए समझ लीजिए, ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है, देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कि दो ऊष्मागतिकी प्रणाली हमेशा एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में रहते हैं, ये होगा। या दूसरा समझ लीजिए, दूसरा दे दिया है इसमें कि यदि दो प्रणाली का ऊष्मा संतुलन में है, दो प्रणाली अगर ऊष्मा संतुलन में है तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में होगी। दो प्रणाली अगर ऊष्मा संतुलन में है तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में होगी। या थर्ड नंबर दे दिया है, थर्ड नंबर दे दिया है कि यदि दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं है तो भी वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं होंगे, ये दे दिया है। चौथा समझिए, चौथा जो दे दिया है वो दे दिया है कि जब दो प्रणाली, ठीक है, जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के क्या है कि ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होंगे। जी हाँ, यही जीरोथ लॉ था, मैंने आपको बताया था। चलिए ये मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर है, आपको समझाते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये दो बॉडी है, दो बॉडी अगर पहले बॉडी के ऊष्मा संतुलन में है तो ये पहले दोनों जो बॉडी होगा आपस में भी क्या होगा, ऊष्मा संतुलन में होगा। यही तो जीरोथ लॉ था और यही तो इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन था। तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, समझिए, आप ऊष्मा थर्मोडायनामिक्स का चारों नियम याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। देखिए दे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जल का विशिष्ट, दे दिया है कि आयतन 10 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तब होगा, क्या होगा। तो दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा ये हमें देखना है। जब आयतन को क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस तक के उसको जो है ऊष्मा दी जाती है, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दे दिया है, पहला नंबर दे दिया है कि पहले बढ़ता है और फिर घटता है। दूसरा दे दिया कि पहले घटता है फिर बढ़ता है। तीसरा दे दिया कि समान रूप में बढ़ता है। चौथा दे दिया कि समान रूप से घटता है, क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आयतन कहता है, आप ये तो समझ लीजिए कि विशिष्ट ऊष्मा जो होता है, कोई भी जल होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा का घनत्व क्या होता है, आयतन कह रहा है। तो विशिष्ट घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है दोस्त, पूछता भी है क्वेश्चन। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे विशिष्ट घनत्व होता है ना, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस पे आयतन कह रहा है। तो आयतन जब 10 डिग्री सेल्सियस पे दिया जाता है जल को तो उसका क्या होगा, तो आयतन सबसे पहले क्या होगा कि उसका घटेगा, ठीक है, फिर वह क्या होगा कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। तो ये बी नंबर मेरा क्या आ गए कि ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको समझिए इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है, इंपॉर्टेंट भी है, कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है ब्रह्मांड की एंट्रोपी। अब एंट्रोपी तो आपको बता दिए हैं कि क्या होता है कि उसमें मतलब कि ऊर्जा ऐसा होता है जिसको उपयोग में नहीं लाया जाता है, एंट्रोपी वही होता है ना। तो वही कहता ब्रह्मांड के बारे में। देख लीजिए आरआरबी के जेईई एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो समझिए इस चीज को कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दे दिया है कि न्यूनतम होती है, दूसरा दे दिया है कि औसत होती है, तीसरा शून्य होती है, चौथा अधिकतम होती है। क्या होती है दोस्त, समझिए इस चीज को। तो देखिए एंट्रोपी हम बताते हैं आपको कि इसमें ऑप्शन करेक्ट बताते हैं, फिर आपको डिक्लेयर करते हैं। देखिए ये अधिकतम होगी, ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होगी वो अधिकतम होगी। अब कैसे होगी ये समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे कि हम धरती पर रहते हैं, तो धरती पर रहते हैं तो हम लोग एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बहुत सारा यूज करते हैं ना, या पेड़ पौधे काटते हैं तो गर्मी मतलब बढ़ती चली जाती है ना। तो गर्मी बढ़ती है मतलब ऊष्मा बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है, तो उसकी क्या होता है ऊष्मा ब्रह्मांड में चली जाती है। लेकिन धरती पे है तो कोई ना कोई उसको क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। लेकिन जो चीजें बच जाती है, जो ऊपर चली जाती है, उसको कौन कंज्यूम करेगा। ब्रह्मांड में कोई है कंज्यूम करने के लिए, उसको कोई कंज्यूम नहीं करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ब्रह्मांड में गर्मी बढ़ती चली जाती है, एंट्रोपी की मान प्रवृत्ति क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है, अधिकतम होती चली जाती है। और यही कारण है कि ओजोन परत में भी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भी गर्मी बढ़ रही है। अगर ऐसा ही रहा ना दोस्त तो एक दिन पृथ्वी जल के झुलस जाएगी, देख लीजिएगा। इसलिए कंट्रोल कीजिए एसी चलाना और
हो सके तो अपना घर का बनाया हुआ जो होम मेकर होता है उसको आप यूज कीजिए, बना करके यूज कीजिए, वो सब कम चलाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि जिसका, हाँ दे दिया तापमान, जिसका तापमान लिया जाना है उसे बिना स्पर्श किए, ठीक है, उसका तापमान कैसे ले सकते हैं। मान लो किसी वस्तु का अगर मुझे टेम्परेचर अगर लेना है दोस्त, तो उसको क्या होगा कि हम थर्मामीटर से जा करके उसको लेते हैं ना टेम्परेचर, लेकिन हमको क्या करना है कि उसको बिना टच किए उसका टेम्परेचर ले लेना है। तो वो कैसे लेंगे, तो वो कौन सा उपकरण है जिससे बिना टच किए हुए हम उपकरण का ले सकते हैं टेम्परेचर। जी हाँ, तो वो कौन सा उपकरण है जिससे हम बिना उपकरण को छुए हुए टेम्परेचर उसका मेजर कर लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपको बताते हैं। देखिएगा, ऑप्शन दे दिया फर्स्ट में कि विकिरण अवरक्त पैरोमीटर दे दिया है, दूसरा दे दिया है कि भरण प्रणाली यानी फील्ड सिस्टम तापमापी, तीसरा दे दिया है कि पारद वाली ग्लास तापमापी, पारद मतलब वही पारा वाला जो भरा हुआ था थर्मामीटर, उसके बारे में कर रहा है। चौथा दे दिया है इसमें कि उष्मा विद्युतीय पैरोमीटर। तो देख लीजिए, उष्मा विद्युतीय पैरामीटर मतलब कि वो इलेक्ट्रिक से चलता है, तो उसका यूज नहीं करते हैं। हमें अगर किसी वस्तु का जहां हम नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए कि बहुत बड़ा भट्ठी है, वहां पे जाने से हमें क्षति पहुंच सकता है, लेकिन उसका टेम्परेचर लेना जरूरी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि पैरोमीटर का यूज करते हैं। वो भी कोई किस पैरामीटर का, तो अवरक्त पैरामीटर। यहां से लेजर लाइट मारते हैं, वहां लेजर जाता है, टकरा करके आता है इस पे और इसको टेम्परेचर बता देता है। ठीक है, जैसे कि कोरोना काल में आप देखिए होइएगा, माथा पे टेम्परेचर सटा के ले रहा था, टच नहीं करता था, तो वो पैरामीटर टेम्परेचर था, तो उससे क्या था कि टेम्परेचर लिया जाता है। तो वैसी के बारे में कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, आरआरबी के जेईई एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपको दे दिया है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश तक पहुंचता है। जी हाँ, अब कब तक पहुंचता है ये मुझे बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है फर्स्ट नंबर में कि समान ऊष्मा ऊर्जा तक के पहुंचता है, या दूसरा दे दिया है समान एंट्रोपी तक पहुंचता है, या समान तापमान तक पहुंचता है, या चौथा दे दिया है इसमें समान आणविक ऊर्जा तक पहुंचता है। तो दोस्त इसमें समझ लीजिए कि ऊष्मागतिकी प्रणाली में संतुलन तक कहता है, ऊष्मा संतुलन। तो ऊष्मा संतुलन क्या होगा, जब दो बॉडी आपस में आएंगे और दोनों का समान क्या होगा, टेम्परेचर होगा, तभी तो ये क्या होगा, संतुलन होगा। किसी का ज्यादा अगर तापमान हो जाए, इसका कम हो जाए, तो ये संतुलन नहीं हुआ। संतुलन कहने का मतलब कि दोनों में बराबर होना चाहिए। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट होगा कि समान तापमान तक पहुंचना चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा, वरना नहीं होगा। जेईई में पूछा ऐसा सवाल बच्चों वाले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है, देखिएगा कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है, जिसमें आयतन अस्थायी रहता है, वह डैश डैश प्रक्रिया कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्मागतिकी में आपको क्या कहता है कि आयतन क्या रहता है कि अस्थायी रहता है, तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है फर्स्ट नंबर में समदाब कहलाता है, दूसरा रुद्धोष्म कहलाता है, तीसरा तीसरा दे दिया है कि सममितीय कहलाता है, चौथा समदेशिक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिए इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऑप्शन के हिसाब से आप समझ नहीं पाइएगा, लेकिन आपको हम क्लियर कर देते हैं कि ऊष्मागतिकी में वो प्रणाली जिसमें आयतन स्थिर रहता है दोस्त, उसको जो है समआयतनिक कहते हैं। अगर समआयतनिक ऑप्शन में देता तो आप तुरंत मार देते, लेकिन इसने क्या किया, घुमा दिया। समआयतनिक को ही सममितीय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, समआयतनिक को ही सममितीय कहा जाता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट होगा सममितीय। ध्यान रखिएगा, दे सकता है बदल करके, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दे दिया है कि दाब व आयतन का गुणनफल यानी कि P इंटू V और आंतरिक ऊर्जा U के योगफल को क्या कहा जाता है। जी हाँ, अब देखिए आयतन के गुणनफल और आंतरिक ऊर्जा के क्या है कि योगफल को क्या कहा जाता है। देख लीजिएगा, आरआरबी जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन ग्रीन वाले पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है। पहला ऑप्शन दे दिया है, देखिएगा कि किया गया कार्य कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि एंथैल्पी, तो ये क्या है कि
आयतन जो गुणनफल होगा और आंतरिक ऊर्जा जो होगा, वो दोनों का योगफल जो होता है दोस्त, वो एंथैल्पी कहलाता है। तो एंथैल्पी मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, जेईई वाले पेपर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो कैसे भी दे कोई नहीं, हमें मार देना है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। हाँ, जो अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसी के बारे में पूछ दिया है, उसी चैप्टर का नाम ही पूछ रहा है इसमें कि उष्मा हीट से संबंधित जो भौतिक विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है। तो भाई अभी जो पढ़ रहे हैं वही तो कहलाता है। इस चीज को पूछ दिया है, एनटीपीसी वाले एग्जाम में पूछ दिया है। ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है ना, ऑप्टिक्स कहलाता है, थर्मोडायनामिक्स कहलाता है, अकाउंटिक्स कहलाता है, या रिलेटिविटी कहलाता है। तो दोस्त हीट से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हीट से संबंधित जो भी भौतिक विज्ञान उसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछेगा। चलिए, फिर भी दे दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी के एनटीपीसी वाले एग्जाम में, इसलिए हम आपको लेकर के आ गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों के तापमान को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग जो है ऑटोमेटिक जो होता है हीटिंग उपकरण होता है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने में किया जाता है। जेईई के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या दे दिया है, रेक्टिफायर, दूसरा ट्रांसफार्मर, तीसरा विभव नियंत्रण, चौथा थर्मोस्टेट। क्या होगा, चौथा थर्मोस्टेट है। तो ध्यान दीजिएगा, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, ये तो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम नहीं करता है रेक्टिफायर, या ट्रांसफार्मर भी नहीं करता है। ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज बढ़ाने घटाने का काम करता है, ये थोड़ी ना हीट को कंट्रोल करने का काम करता है। विभव नियंत्रक, तो ये तो एक विभव नियंत्रक है, यह वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करेगा, ना कि हीटिंग को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ऑप्शन मेरा बचता है फोर्थ नंबर, यानी कि थर्मोस्टेट। दोस्त, थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। समझिए, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला उपकरण ही होता है। इसको कहाँ कहाँ लगाया जाता है पता है आपको, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक ओवन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात की रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज देख रहे हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है थर्मोस्टेट का, कि टेम्परेचर को वो कंट्रोल करके रखे। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट था। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट है कि सामान्य गैस समीकरण क्या है। देखिएगा, सामान्य गैस समीकरण क्या है, आपको लेके चलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला ऑप्शन देखिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, दूसरा दे दिया है पीवी इक्वल टू एमआरटी, पीवी इक्वल टू एमआरटी, तीसरा दे दिया है पीवी पावर एन है इक्वल टू सी, और चौथा पीवी माइनस सीवी बराबर दे दिया है आर वाई जे। क्या होगा, तो सामान्य गैस का समीकरण कर रहा है। दो तरह से क्वेश्चन इसको घुमा के देता है, एक आइडियल गैस का समीकरण, एक सामान्य गैस का समीकरण। ध्यान रखिएगा, अगर आइडियल गैस का समीकरण देता तो क्या होता, और यहाँ सामान्य गैस का समीकरण दे रहा है। तो यहाँ जनरल गैस इक्वेशन पूछ रहा है, तो जनरल गैस इक्वेशन मेरा जो होगा वो बी नंबर होगा, पीवी इक्वल टू एमआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एमआरटी इंपॉर्टेंट है। यही अगर आइडियल गैस से अगर क्वेश्चन देता तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता अगर आइडियल गैस से, आदर्श गैस का इक्वेशन अगर पूछता तो। लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जल्दीबाजी में एनआरटी मार करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जनरल गैस का इक्वेशन पूछ रहा है, इसलिए पीवी इक्वल टू एमआरटी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई है। समझिए, ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से। तो इसको समझ लीजिए कि ऊर्जा का कौन सा सबसे बड़ी इकाई है। पहला दे दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा जूल, तीसरा कैलोरी, चौथा अर्ग। कौन सा होगा, तो ध्यान रखिए, इसमें जो होता है वो कैलोरी जो होता है वो सबसे बड़ा ऊर्जा का इकाई होता है। कैलोरी, कैलोरी से छोटा कौन सा होता है, जूल होता है, जूल से छोटा क्या होता है, अर्ग होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे दिया है दोस्त, इंपॉर्टेंट है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किसके अनुसार होता है। ये इसमें पूछा गया है, ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, कन्वर्जन जो होता है, वो किसके अनुसार होता है। पहला दे दिया है ऑप्शन, देख लीजिएगा कि ऊष्मा प्रवैगिकी का शून्य नियम के अनुसार होता है, या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार होता है, या ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम, या किरचॉफ्स लॉ के नियम। तो दोस्त, मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ,
थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ में आपको मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, वीडियो को पीछे भगाइए, देखिए, समझिए। थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ मैंने यही बोला था कि गर्म उष्मा जो होगा वो ठंडे वाले उष्मा की ओर प्रवाहित होगा। तो यही इसमें पूछ रहा है कि उष्मा का स्थानांतरण किसके अनुसार होता है। तो थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ था, यानी दूसरा नियम था, क्योंकि 0 से शुरू होता है, 0 से 1 2 3 पे पहुंचिएगा, 2 पर पहुंचिएगा तो 3 नियम होगा, तीसरा नियम हो जाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ यानी कि दूसरा नियम जो होता है उष्मागतिकी का, उसके अनुसार क्या होता है कि उष्मा का प्रवाह जो होता है गर्म से ठंड की ओर होता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन आजा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आइसोथर्मल मुक्त विस्तार के मामले में, ठीक है, किया गया कार्य है क्या है, ये ध्यान देना है मुझे। तो आइसोथर्मल में मुक्त विस्तार के मामले में किया गया कार्य क्या है, ये देखना है। पहला दे दिया अधिकतम, दूसरा न्यूनतम, तीसरा शून्य, चौथा नकारात्मक। तो ध्यान, आइसोथर्मल का था ना, आइसोथर्मल में मुक्त विस्तार से के मामले में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होता है उसमें, आइसोथर्मल कर रहा है। ठीक है, उष्मागतिकी में कहता विस्तार तो वो अलग बात था, लेकिन आइसोथर्मल के बारे में कर रहा है, तो थर्मोडायनामिक्स नहीं कर रहा है, आइसोथर्मल कर रहा है, इसलिए वहां पे 0 होता है थर्मल में। ठीक है, तो ये करेक्ट मेरा आंसर है, थर्ड नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगले नंबर क्वेश्चन में दे दिया है सभी तत्वों की मानक अवस्था में उनकी एंथैल्पी बराबर होती है। किसके बराबर होती है, कितने के बराबर होती है, ये समझना है। ठीक है, तो सभी तत्वों की मानक अवस्था जो होती है उसकी एंथैल्पी किसके बराबर होती है। पहला ऑप्शन देखिए लीजिएगा, दे दिया है एकता के मतलब 1 के, दूसरा शून्य के, तीसरा दे दिया है कि 0 से मतलब छोटा दे दिया है उसमें, या प्रत्येक तत्व के लिए दे दिया है। तो दोस्त इसमें जो होता है सभी तत्वों के लिए मानक अवस्था जो होती है एंथैल्पी, वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो वो बी नंबर मेरा क्या है, ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि बर्फ के 2 ब्लॉक जब एक साथ दबाए जाते हैं तो एक ब्लॉक बन जाता है, क्यों बन जाता है। क्वेश्चन समझिए कि 2 बर्फ का सिल्ली ले लीजिए, सपोज दैट, दोनों को आपस में जब दबाते हैं तो थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद एक ही सिल्ली बन जाएगा। वो क्यों बन जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया है नंबर फर्स्ट में कि दबाते समय उसकी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण से बन जाती है। या दूसरा दे दिया है कि दबाते समय, जब बर्फ दबाते हैं उस समय ठंड उत्पन्न होती है, इसलिए एक बन जाती है। या तीसरा दे दिया है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। या चौथा दे दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त समझिए इस चीज को, जब बर्फ के सिल्ली को, 2 अलग अलग सिल्ली अगर उसको आपस में दबाते हैं तो दबाने से क्या होगा कि दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने से क्या होगा कि बर्फ का गलनांक घट जाता है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसके कारण एक अलग सिल्ली बन जाता है बर्फ का। ठीक है, एक अलग ब्लॉक बन जाता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि सही होगा कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, तो दोस्त ये रहा थर्मोडायनामिक्स से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्त इससे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और कुछ बचा हुआ है तो थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन, तो इसके अगले वीडियो में हम आपको पूरा कर देंगे थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन। 2 वीडियो इससे रहेंगे, जो इसी 2 वीडियो से थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आएंगे। आरआरबी में जो एग्जाम होने वाली है, इसी 2 वीडियो में से पूरा क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, कल तक हम आपको अगले वीडियो दे देंगे। और आप अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।